पिछले जो सेशन था उसमें हमने देखा कि जो सिस्मोग्राफ है, उस सिस्मोग्राफ या जिसे भूकंपमापी यंत्र कहा जाता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हम रिकॉर्ड करते हैं कि जो वेव्स हैं वो किस प्रकार की है, और उस वेव्स का जो नेचर है उसके बिहाव पे हम पता लगाते हैं कि उसका एपिसेंटर कहाँ पर है, उसका हाइपोसेंटर है यानी कहाँ पर है, यानी जो अर्थ है वो कहाँ से आया। हम अक्सर देखते हैं कि जब पेपर में जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की जो न्यूज आती है, तो न्यूज आने पर लिखा जाता है कि जो भूकंप का जो केंद्र था वो वहां पर था। वहां पर का मतलब नेपाल में था, या चाइना में था, या जापान में था, या इराक ईरान में था, या राजस्थान की किसी भूभाग में था। तो हमें पता कैसे चलता है कि उसका एपिसेंटर कहाँ पे था? तो ये जो सिस्मोग्राफ है, ये सिस्मोग्राफ कैलकुलेट करके बताता है कि वो कहाँ से, कितनी डेप्थ से, किस जगह से ये वेव्स आ रही है और किस स्पीड से आ रही है। तो उसके बिहाफ पे हमें पता चलता है कि ये वेव कैसी है, किस प्रकार का नेचर है, और उसी से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी वेव्स निकल रही है। अब ये जो वेव्स है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निकलती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निकलती है। ये भी बात हमें कब पता चलती है कि हम उस वेव्स को कैलकुलेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो वेव्स होती है, एक तो वेव्स है ये कह सकते हैं एकदम सीधी सी इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। एक वेव इस प्रकार से घूमते हुए चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सीधी चल रही है, यानी एक ही प्रकार के पदार्थों में से निकल रही है। अगर इस प्रकार से अप एंड डाउन हो रही है, इसका अर्थ है कि वहां पर उस वेव्स के बीच में कुछ ऐसे पदार्थ है जो अलग अलग स्वभाव के हैं, इसलिए कभी ये तरंगे ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो कहा गया है कि जब इस प्रकार के कई प्रकार के पदार्थों से गुजरती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की गति से संचालित है। कभी इसकी जो स्पीड है कभी बढ़ जाती है, यानी किसी जो तरंग है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये कुछ पता चलता है हमें सिस्मोग्राफ से। तो सिस्मोग्राफ के अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, और उन्होंने पता लगाया है कि जो सिस्मिक वेव्स है उनका नेचर जो इस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस पर या जो सिस्मोग्राफ है उस पर जो वेव्स पहुंचती है वो पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स पहुंचती हैं। उसके बाद सेकेंडरी पहुंचती है, ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में रहती है। और ये जो धरातलीय तरंगे जो एल वेव्स कहा जाता है, ये धरातल के ऊपर पहुंचती है और सबसे धीरे पहुंचती है। इनका अलग अलग सिस्टम है। तो स्पीड जो रहेगी, सबसे पहले पहुंच रही है इसका मतलब स्पीड सबसे ज्यादा इसकी है, सेकेंडरी की स्पीड उससे कम, और जो धरातलीय है उसकी स्पीड बहुत सबसे कम। तो हम एक बात करें कि अगर झटका लगा जाता है, झटका का अर्थ होता है कि हम कह सकते हैं कि एक किसी चीज को काटते हैं, एकदम एक झटके में से काट लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं, इसको हम एक छोटा सा उदाहरण मैं अंगुली का उदाहरण दे देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं। हम जैसे अंगुली को एकदम काटने की कोशिश करते हैं, हमने एक झटके से अंगुली को काट दिया, ठीक है, काट दिया, तो हमें बहुत कम दूरी तक महसूस नहीं होगा कि हमारी कम अंगुली कटी है, क्योंकि हमारे जो सेंस सिस्टम है वो दिमाग तक इस बात को पहुंचाएंगे, तब तक हमें महसूस होती है। तो पी वेव जो है काफी स्पीड से नुकसान कम करती है, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंगुली कटी है। एफ वेव में हम धीरे धीरे काट रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमें दर्द महसूस हो रहा है, पी से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। एक झटके से काटा उससे ज्यादा दर्द हमें एस तरीके से हो रहा है। और एक जो तरीका है वो कहा जाता है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे बहुत कम धीरे धीरे चलती है, इसमें हम धीरे धीरे अंगुली को काटने का कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो दर्द जो होता है वो इस तीसरे प्रकार की यानी धरातलीय तरंगों के अंतर्गत होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक कौन है, तो सबसे खतरनाक जो वेव्स है वो रहेगी हमारी धरातलीय तरंगे, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी अर्थ के सरफेस पर। सबसे कम जो नुकसान पहुंचाती है वो पी वेव्स पहुंचाती है, और एस तरंगे सबसे मिडिल कह सकते हैं कम। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ अगर भूकंप आया तो भूकंप आने के कुछ सेकंड के बाद नुकसान ज्यादा होता है। अगर हमें पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आया है, पी वेव्स पहुंच गई है, तो हम वहां अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ सिस्टम रहते हैं इसके अर्थ के सरफेस पर। तो हम यहाँ पर इसी चित्र पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ से विभिन्न जो परतें जो वेव जो निकलेगी, वो वेव धीरे धीरे करते हुए कहाँ पर पहुंचेगी, अर्थ के ऊपर पहुंचेगी।
इसका सबसे जो नियरेस्ट जो क्षेत्र होता है, सबसे नियरेस्ट जो सबसे पास का होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। देखिए यहाँ से सीधी लाइन जा रही है और सबसे पहले जहां पर पहुंचती है, क्योंकि ये सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचेगी उसको हम कहेंगे पी वेव। फिर जो एस वेव जो होगी वो धीरे धीरे घूमते 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 इस प्रकार से पहुंचेगी दूसरे नंबर पर सेकंड। तो आप देखते हैं सबसे पहले ये पहुंचेगी, सेकंड नंबर पर एस पहुंचेगी और थर्ड नंबर पर एल वेव्स पहुंचेगी। तो इन पहुंचने के आधार पर इसे अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। तो जहां पर सबसे पहले महसूस की जाती है उसे एपिसेंटर कहा जाता है, और जहां से ये तरंगें उत्पन्न होती है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम आगे। इन तरंगों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, किस किस चीजों के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम भूकंप का विश्लेषण कर सकते हैं कि कितना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर आपके आपके तो मर्केली, इसके दो स्केल होते हैं, मैंने बात नहीं की। एक मर्केली स्केल होता है और एक होता है रिक्टर स्केल। दोनों ही स्केल पर मापन किया जाता है, लेकिन रिक्टर स्केल जो होता है उस पर इसका ज्यादा मापन किया जाता है, और उससे हमें पता चलता है कि इसकी जो तीव्रता है, कितनी स्पीड है और कितना नुकसान इससे होगा, वो पता लगता है उसकी गति के आधार पर। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी क्लास वो है कि भूकंप के द्वारा विरूपित हुए, विरूपित होने का अर्थ होता है कि हम कोई अर्थ का, जैसे कि ये कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो हम समझ लेते हैं कि ये इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से क्रैक हो जाता है, बीच में से टूट जाता है। तो यहाँ से जब टूटेगा तो ये कहाँ से जाएगा, इस तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा, या फिर ये जो टूटा हुआ भाग है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये विरूपित होना यानी उस जगह को छोड़ देना, वहां से अलग होना, इसे हम फॉल्ट कहते हैं। आगे समझेंगे। तो किसी भूखंडों में जब फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट यानी भ्रंश, ठीक है, तो उससे वहां से ऊर्जा निकलती है। तो जहां से फॉल्ट निकला है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से अगर क्रैक आया है, तो क्रैक आने के बाद यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, यहाँ से कुछ पदार्थ बाहर की ओर निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो तरंगे हैं वो यहाँ से बाहर निकलेगी, कुछ एस होगी, कुछ पी होगी, कुछ एल होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वहां से ये तरंगे निकलेगी। ये जो खंड होते हैं वो अंततः आकस्मिक रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, जिसके परिणाम से ऊर्जा निकलती है। जैसे कि ये टूटते हैं दो ही पदार्थ आपस में, या फिर तो सामने आमने सामने से इनकी भिड़ंत होती है तब ऊर्जा निकलेगी, या फिर एक दूसरे से बिल्कुल ऊपर नीचे होते हैं तब इस प्रकार की ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा की तरंगे है, ये जो वेव्स हैं, वो सभी दिशाओं में चलती है। सभी दिशाओं का मतलब जहां से निकलती है वहां से ये गोल आकार में इस प्रकार से चारों दिशाओं में, यानी यहाँ पर अगर फॉल्ट आया है तो ये चारों दिशाओं में इस प्रकार से चलती रहती है और घूमती रहती है। तो इस प्रकार से ये वेव्स चारों दिशाओं में चलती है। और इससे विश्लेषण से हमें पता चलता है कि उसका हाइपोसेंटर कहाँ पर है, कहाँ से निकली है, और सबसे पहले वो कहाँ पर पहुंचती है, ये हमें पता चलता है इन भूकंपी तरंगों के विश्लेषण से। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगों का विश्लेषण हम कर सकते हैं कि ये जो वेव्स होती हैं किस प्रकार से होती है। तो वेव्स को हमने दो भागों में बांटा, एक तो हो गया भूगर्भ बॉडी वेव्स, भूगर्भिक जो पृथ्वी के अंदर रहता है, जो अंदर रहती है, इसमें हम पी और एस को रखेंगे। और दूसरी जो है आपकी धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स, इसके अंतर्गत हम रखेंगे उन तरंगों को जो अर्थ के सरफेस पर चलती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो होता है वो धरातल पर पहुंचने वाली तरंगों को अभिलेखित करता है। जहां पर जो यंत्र है जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है, वो धरातल पर पहुंचेगी जो तरंगे, उनको वो अभिलेखित करता है, वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्डिंग करेगा उसकी। ठीक है, ये जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक परतों से होकर गुजरती है। ठीक है, आंतरिक तरंगे यानी जो आपका अर्थ का जो इंटीरियर जो पार्ट है, उस इंटीरियर पार्ट में से, मान लीजिए हमने इसको बार बार समझाया है कि ये हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट है और यहाँ पर कोई क्रैक आया तो ये सभी परतों में से इस प्रकार से निकलती हुई ऊपर अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ही संचारित होती है, यानी धरातलीय जो तरंगे होती हैं वो केवल
पृथ्वी की सतह पर ही संचालित होती है, यानी धरातलीय तरंगे। पी तो ये मान लीजिए ये हो गई आपकी पी, और ये हो गई हमारी एस, ये तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट आएगी, और जो एल वेव जो होगी वो धरातल के ऊपर चलेगी, एल वेव्स। ठीक है, इन दोनों में से भी आपके ऊर्जा निकलती है। फिर हम बात करते हैं, इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इनका जो वेव्स का जो नेचर है, उसकी स्पीड है, किसी की ज्यादा है, इसकी कम। अगर एक ही प्रकार से सभी की स्पीड होती, तभी बराबर पी और एस वाला सिस्टम ही नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि कोई लेयर सिस्टम नहीं है, सभी तरंगे आसानी से हमारे धरातल के ऊपर पहुंच रही है। लेकिन इनकी पहुंचने की जो स्पीड है वो अलग अलग प्रकार की है। इनकी जो मूवमेंट है उस ग्राफ पर, जहां पर इसे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पर, वो भी उसकी मूवमेंट दिखाती है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कहीं पर इनकी स्पीड एकदम से तेज हो जाती है और कहीं पर इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर इसमें लेयर सिस्टम पाया जाता है। पढ़ते हैं हम इसे, कि भूकंपीय तरंगे आंतरिक संरचना की विभिन्न परतों की एक पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्राइमरी वेव या पी तरंगे जो होती है तथा द्वितीयक तरंगे जिसे सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, का असमान व्यवहार, दोनों ही अलग अलग प्रकार का व्यवहार करती है, कि ठोस क्रस्ट के नीचे कुछ प्लास्टिक जैसी संरचना विद्यमान होती है जिसे एस्थेनोफेयर कहा जाता है। एस्थेनोफेयर का अर्थ होता है कि हम पृथ्वी के ऊपर क्या कह सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जहां पर चट्टाने पाई जाती है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर के नीचे का जो जिसे हमने मेंटल कहा, वहां पर एस्टेनोस्फेयर पाया जाता है। एस्टेनोस्फेयर की विशेषता है कि वहां पर कुछ फ्लेक्सिबल पदार्थ पाए जाते हैं, मेल्टिंग पदार्थ पाए जाते हैं जो प्लास्टिक के समान होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके बारे में भी पता चलता है कि वहां पर कुछ ऐसा क्षेत्र होता है कि पी और एस वेव्स बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो गायब होने के पीछे कारण है, जैसे कि पी जो वेव्स है, पी वेव्स के बारे में कहा जाता है कि पी वेव्स ठोस, द्रव और गैस तीनों ही जो वेव माध्यम है इनमें से गुजर सकती है। लेकिन एस वेव्स जो होती है वो तरल भागों से नहीं गुजर सकती। तो हम उसके आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि पी व एस भूकंपीय तरंगों की गति से ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 परतों में, सबसे ऊपर का जो ठोस पदार्थ या जो ठोस भाग है जिस पर चट्टाने हैं, हम रहते हैं, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ आधा सा तरल पदार्थ जो प्लास्टिक के समान है जिसे हम एस्टेनोस्फेयर कहते हैं, जिसे कहा जाता है मेंटल। ठीक है, और उसके नीचे ये ज्वालामुखी गति है, यानी ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है इसी मेंटल से निकलता है, क्योंकि प्लास्टिक जैसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। और जो कोर है, जो सबसे आंतरिक भाग है, वो आंतरिक भाग है वो बिल्कुल सबसे अंदर का जो हिस्सा है वो ठोस है, और जो उसका बाह्य भाग है वो तरल। इसको हम अगर कोर को 2 भागों में डिवाइड कर ले, कोर को हम इस प्रकार से डिवाइड करें, जो कोर है सबसे इंटीरियर पार्ट, उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कि इसके अगर हम बात करें कि इसके 2 भाग कर दें, तो एक तो हो गया इनर कोर और एक हो गया आउटर कोर। तो जो आउटर कोर है वो तो क्या है, तरल भाग है। ठीक है, और जो इनर कोर है वो है आपके ठोस भाग में, और जो आउटर भाग है ये तरल। ये तो है तरल भाग में, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल फॉर लिक्विड और यहाँ पर एस फॉर सॉलिड। इस प्रकार से हमें पता चलता है इसके बारे में, क्योंकि जो भाग तरल होगा तो हम कह सकते हैं कि तरल भाग, हम इस लिक्विड को कह रहे हैं। तो यहाँ से जो वेव, जैसे कि यहाँ पर आपके कोई भूकंप की गतिविधि स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर से एस वेव नहीं निकल पाएगी, क्योंकि एस वेव तरल भाग में लुप्त हो जाती है। तो जहां जहां से या उस जो ग्राफ है उस ग्राफ पर जो रीडिंग आएगी, उस रीडिंग से हमें पता चलेगा कि जो एस वेव्स है, जो सेकेंडरी वेव्स है, वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही। तो हम अनुमान लगा सकते हैं या उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो तरल अवस्था में। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि वहां पर तरल पदार्थ पाए जाते हैं या फिर वहां पर गैसियस पदार्थ वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा हमें इससे ये भी पता चलता है कि तरल और गैस
जो है, यानी तेल जो पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थों की खोज करनी हो तो उसके बारे में भी हम इन तरंगों की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों ही वेव्स में चलती है तो हम कह सकते हैं कि तरल भी है, ठोस भी है, द्रव भी है। लेकिन अगर एस फेज कहीं कहीं पर ब्रेक हो जाती है, नहीं दिखाई देती है, तो इट मीन्स दे आर मेल्टिंग। जो मैटर्स है वो वहां पर पाए जाते हैं, यानी वहां पर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो मेल्ट है, वो पिघली हुई अवस्था में है या फिर लिक्विड फॉर्म है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि गैस और तेल के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इन सिस्मिक वेव्स की, जिससे हमें पता चलता है कि सिस्मिक वेव्स हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं हम वन बाय वन करके सब जो तरंगे हैं उन तरंगों के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दोनों ही जगह पर काम आता है आपके। जब हम भूकंप विज्ञान को पढ़ेंगे वहां पर भी काम आएगा, और यहाँ पर जब हम सोर्सेज को पढ़ रहे हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है, तो यहाँ पर भी हम इन तरंगों को एक बार देख लेते हैं। हो सकेगा तो आने वाली जो क्लासेस रहेगी इसमें हम एक बार और इसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पी वेव्स होती है उस पी वेव्स का नेचर क्या होता है, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, किस नामों से इसे जानते हैं। तो पी वेव्स होती हैं, उसे प्राइमरी वेव या पुश वेव्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे बात है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में कहा। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड्स की अगर बात करें, हालांकि अगर हम बात करें आपकी देख सकते हैं कि ये जो वेव है, आगे एक चित्र आएगा, उस चित्र के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक आगे बढ़ते हैं हम आगे कि ये जो तरंगे होती हैं उनका जो नेचर होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। अब इसका जो स्पीड जो होती है वो सबसे अधिक होती है, टी वेव्स होती हैं, अब स्पीड सबसे अधिक होती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो तरंगे हैं पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि स्पीड इनकी सबसे तेज होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन तरंगों की पी वेव्स जो होती है जिसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ठीक है, अब आगे और क्या विशेषता रहती है, इनकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 8 किलोमीटर तक की दूरी को ये तय कर लेती है। ये जो तरंगे हैं सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए इसको प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे के नाम से जानते हैं। प्राइमरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। सबसे पहले धरातल पर क्यों पहुंचती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है। सबसे पहले धरातल पर क्यों पहुंचती है, इसके पीछे एक और भी कारण है कि ये जो तरंग है वो ठोस, सॉलिड, लिक्विड तरल और गैसियस तीनों ही मार्गों को पार करते हुए भूपृष्ठ पर पहुंचती है। यानी न तो ठोस में रुकती है, न तरल भागों में रुकती है, न गैस भागों में रुकती है, ये तीनों को ही पार करने में सक्षम होती है। इसलिए जहां से भूकंप उत्पन्न होता है बिना किसी रुकावट के सबसे पहले ये धरातल के ऊपर पहुंच जाती है। नेक्स्ट विशेषता है, ये तरंगे आगे पीछे धक्के देते हुए आगे बढ़ती है। आगे पीछे धक्के कहने का अर्थ है ये इस प्रकार से आगे बढ़ती है, आगे पीछे इस प्रकार से चलती है। इस प्रकार से ये जो है इस प्रकार से सीधी चलती है, इसलिए इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं जानते हैं और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हम बात करते हैं ये हमारा अर्थ, और अर्थ के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लाइन सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। कुछ लाइनें इस प्रकार से वर्टिकली देखने को मिलेगी और कुछ लाइनें आपको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगी। जो लाइंस आपके इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से वर्टिकली रहती हैं, उन वर्टिकली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, और जो इस प्रकार से आपके आड़ी लाइनें जो रहती है हॉरिजेंटली जो चलती है, उन लाइनों को हम क्या कहते हैं,
अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं के अनुसार आपके इस प्रकार से चलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि अक्षांश कौन कौन से होते हैं, तो अक्षांश सबसे बीच वाला जो अक्षांश है वो कहलाता है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश, या इसे हम कहते हैं भूमध्य, या इसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जो होता है वो कहलाता है हमारा ये भाग, यानी ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। दो भागों में डिवाइड करता है तो दो हेमिस्फेयर बनते हैं। अगर हम इसको दूसरी भागों में हम कहें कि जो पृथ्वी पृथ्वी को दो हेमिस्फेयर में बांटते हैं। हेमिस्फेयर अगर हम बात करें कि नॉर्थ हेमिस्फेयर, या फिर हम इसको कह सकते हैं, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी वाले ज्यादा है, हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो भाग रहेगा वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा भाग, सदर्न हेमिस्फेयर एंड नदर्न हेमिस्फेयर। डिवाइड इसमें कौन करता है, आपकी भूमध्य रेखा। लेकिन यहाँ पर हेमिस्फेयर यहाँ पर भी बनते हैं, दो हेमिस्फेयर यहाँ पर बनता है। एक हेमिस्फेयर बनता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और एक बनता है यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसको डिवाइड करने वाली जो जो बीच वाली रेखा होती है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये भी आपकी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर है, और ये जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री क्या है, अक्षांश। तो अक्षांश जो चलते हैं वो किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, कि टोटल हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश जो चलते हैं वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं 90 डिग्री तक उत्तर में। ठीक है, या 0 से 90 दक्षिण में अक्षांश। क्लियर, यहाँ पर मैं फॉर्म पढ़ लेता हूँ, ऑफलाइन में आसानी हो जाती है। अगर हम यहाँ पर कुछ लाइनें खींचे तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये होगी हमारी 0, 0 के बाद ये 10-10 के गैप से बना रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते हुए हम लास्ट कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ पर 90 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 10, 20, 30 करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे 90 में। देशांतरों की बात करते हैं, जब भी ऑफलाइन रहेगी काफी टाइम लगेगा इसमें, हम वापस हमारे स्लाइड पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये आगे पीछे धक्के देती है, तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है। ठोस, द्रव, गैस। स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले पहुंचती है धरातल पर। इन्हें अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इनका भ्रमण पथ जो होता है अवतल, ठीक है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्लोप बना देता हूँ, और स्लोप में मैंने कहा ये कैसे है, ढाल बनाया मैंने, और एक बनाया मैंने ये भी। आप इस स्क्रीन पर वर्क कर सकते हैं और मुझे बताइए कि ये एक तो है ढाल नंबर ए, और ये है ढाल नंबर बी। अब इसमें से बताइए कि कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है। अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट का निशान लगा दीजिए। सबसे पहले बताइए कि उत्तल ढाल कौन सा है, बोल दीजिए ए या बी, या फिर आप टिक लगा के बता दीजिए कि उत्तल ढाल या कॉन्वेक्स जो ढाल है, स्लोप है,
वो कौन सा है? प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर आपको टिक लगाना है, आप वर्क कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैसेज करें, कौन सा है, ए या बी? कॉन्वेक्स, अवतल, सॉरी उत्तल। वेट कर रहा हूं मैं, समय निकलता जा रहा है। हाँ, तो आपने ये जो बी लगाया है वो उत्तल नहीं है। देखिए, उत्तल, अवतल, ठीक है, समझ लेते हैं। उत्तल जो ढाल होता है वो ये होता है, उत्तल, और ये है अवतल, ठीक है, अवतल। इसे कहते हैं कॉनकेव, ये है कॉनकेव। केव यानी गुफा होता है, जैसे ये इस प्रकार से गुफा टाइप बनता है, तो आपके बी। और ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो ये जो ढाल है या फिर इन वेव्स का जो नेचर है वो इस प्रकार से रहता है। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से ये वेव्स चलती है। कौन सी? डी वेव्स चलती है, ठीक है। ये इनका भ्रमण पथ होता है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका चित्र अगर हम देखेंगे तो आप चित्र में पाएंगे कि जो वेव्स है, पी वेव जो रहती है वो उसका क्या नेचर रहता है, किस प्रकार से चलता है। वो इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखेंगे ये आगे पीछे ज्यादा जा रही है, काफी स्पीड में जा रही है, आगे पीछे जा रही है, यानी इनकी जो लेंथ है अगर देखें वो काफी ज्यादा, यहाँ पर यहाँ तक लेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन एस वेव जो होती है वो ऊपर नीचे ज्यादा जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है। हम इसको कह सकते हैं कि अगर एस वेव्स की बात करेंगे तो एस वेव्स ऐसे चलती हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी जिस दिशा में तरंग को जाना होता है उसके समकोण पर ये निकलती है। ये इसकी विशेषता रहती है एस वेव्स की। एल वेव्स जो जाती हैं वो धरातल के ऊपर चलती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें कि अगर किसी सतह पर हम हथौड़े का प्रहार करें, हथौड़े का प्रहार मतलब ये एक शीट है, कोई ठोस चीज है, और उस पर अगर हम हथौड़े का प्रहार करें तो ये जो कण है वो इस प्रकार से आगे पीछे यानी धीरे 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 तक यहाँ तक पहुंचेगी, धीरे धीरे ध्वनि तरंगों के समान पहुंचेगी। आप किसी पदार्थ पर कान लगाएं या किसी पाइप के एक सिरे पर कान लगाएं, उसके बाद धीरे से वहां पर टप बजाए, तो जो दूसरा जो कोना है वहां पर पहुंचने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आगे पीछे टक्कर खाती हुई ये हवाएं आपके पहुंचेगी। तो इस प्रकार का जो नेचर होता है वो होता है पी वेव्स का। आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव जिसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। सेकेंडरी नेचर कैसा होता है आपके, ट्रांसवर्स टाइप का होता है। इसे हम एस फॉर सेकेंडरी वेव या सेक वेव भी कहा जा सकता है, जो प्रकाश तरंगों के समान होती है, वो ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। इन्हें अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स भी कहते हैं। ट्रांसवर्स का अर्थ मैंने बताया है कि जब हम इसको देखेंगे तो ये ऊपर नीचे समकोण पर कहा जाएगी। इस प्रकार से जो चलती है तरंगे उन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स, और जो सीधी चलती है इस प्रकार से वो कहलाती है आपके लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इन तरंगों का संचरण वेग यानी जो स्पीड होता है वो पी से कम, पी की जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और इनकी जो स्पीड है वो केवल 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास इनकी स्पीड होती है। यानी एस वेव्स की तुलना में इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। तो एस तरंगे होती हैं वो अपनी धीमी गति के कारण टी तरंगों के बाद ही धरातल पर पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक कहा जाता है, द्वितीयक सेकेंडरी कहा जाता है, या इन्हें गौण तरंगों के नाम से भी हम जानते हैं। तो सेकेंडरी वेव्स के क्या नाम, अलग अलग नाम हो गए। इसको हम सेकेंडरी वेव्स भी कह सकते हैं, इसको द्वितीयक वेव्स भी कह सकते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंगे कह सकते हैं, इसको ट्रांसवर्स वेव्स भी कह सकते हैं, और इन्हें हम गौण तरंगों के नाम से भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, केवल सॉलिड्स जो रहेंगे उसमें ये वेव चलेगी, दूसरे जितने भी जो उसमें माध्यम आएंगे उसमें ये दिखाई नहीं देगी। तो हमें अगर पता लगाना हो लिक्विड का, हमें पानी का पता लगाना हो कि धरातल में पानी
है या नहीं, धरातल के किन किन हिस्सों में पानी मिलेगा या नहीं, तरल पदार्थ के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा या नहीं, तो हमें एस वेव्स के माध्यम से पता चल सकता है। एस तरंगे तरल भाग से भी नहीं गुजर सकती, ठोस से गुजर सकती है लेकिन तरल भाग से नहीं गुजर सकती, लिक्विड में ये गायब हो जाएगी। एस तरंगे आगे पीछे धक्का ना देकर ऊपर नीचे आड़े तिरछे धक्के देती है। आप देखेंगे कि इस चोट करेंगे हम तो ये तरंग जो है ऊपर नीचे इस प्रकार से पहुंचती हुई, लाइट करती हुई प्रकाश तरंगों के रूप में इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। ये इनका नेचर होता है और इनका जो भ्रमण पत्र होता है वो अवतल कॉनकेव होता है। ठीक है, अवतल का मैंने बताया था, अवतल कैसा होता है, ऐसे अवतल, इस प्रकार से अवतल। उत्तल की बात करें तो ये है उत्तल, ये है आपका उत्तल, ये है अवतल। उत्तल यानी कॉन्वेक्स और अवतल यानी कॉनकेव। गैस तरंगे जो होती है पी की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। खतरनाक क्यों होती है कि ये धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे चलेगी तो समय ज्यादा लगाएगी, समय जब ज्यादा लगाएगी तो ये नुकसान ज्यादा करेगा। क्योंकि अगर कंपन है, लगातार आप कंपन कर रहे हो तो ठीक है, एक बार कंपन करने के बाद आप समाप्त हो जाते हो। ये ठीक इस प्रकार से है कि अगर आप कह सकते हैं कि किसी पेपर को ग्लास पानी का ग्लास रखा हुआ है, उसके नीचे आपने पेपर रखा हुआ है, तो पेपर को अगर आप एक झटके से खींचोगे तो उस ग्लास को महसूस भी नहीं होगा कि नीचे से पेपर जो है सरक गया। लेकिन अगर आप पेपर को धीरे धीरे उस ग्लास के नीचे से खींचोगे तो ग्लास भी उस पेपर के साथ साथ सरकेगा और पानी गिर जाएगा। तो स्पीड काफी मायने रखती है। तो एस तरंगे जो होती हैं धीरे चलती हैं तो नुकसान भी वो ज्यादा करती हैं। ये तरंगे 120 डिग्री की दूरी पर लुप्त हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम आगे थोड़ा सा आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। लुप्त हो जाती है तो 120 यानी जहां से निकली, मान लीजिए ये यहाँ से हमारी ये तरंग निकली है और तरंग निकलने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिग्रीज को कैलकुलेट करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। जीरो से हम 93 यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 90 से यहाँ पर 120, 120 तक, यहाँ तक तो चलेगी। उसके बाद यहाँ पर इसका अंकन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 120 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र है वहां पर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में, इसी कारण यहाँ पर ये एस वेव्स नहीं दिखाई देती। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तीसरी जो प्रकार की जो वेव्स हैं वो कहलाती है हमारी लॉन्ग वेव्स, लंबी तरंगे, धरातलीय तरंगे या एल वेव्स के बारे में इसे कहा जाता है। क्या विशेषता पाई जाती है, ये सबसे लंबी, बहुत धीरे धीरे चलती है इसलिए लंबे समय तक चलती है, सबसे देर से पहुंचती है क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, एल तरंगों का संचरण केवल धरातलीय भागों में होता है इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये भूगर्भिक तरंगे नहीं है, केवल धरातल पर चलती है। एल तरंगों का भ्रमण पथ उत्तल कॉनकेव होता है, ये ऐसे चलती है, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स होता है। फिर एल तरंगे आड़े तिरछे धक्के देती है। आड़े तिरछे का अर्थ होता है कि ये भी आपके अनुप्रस्थ प्रकार की है, ये ट्रांसवर्स प्रकार की है। एल तरंगे जल से भी होकर गुजर सकती है, यानी जल हो तो भी उसके अंदर से गुजर सकती है। ये तरंगे बहुत गहराई पर लुप्त हो जाती है, बहुत गहराई पर लुप्त होती है, इसी कारण ये तरंगे केवल और केवल सरफेस पर ही दिखाई देती हैं। और एल तरंगों में कंपन की गति सर्वाधिक होती है, इस कारण सबसे ज्यादा जो अधिक नुकसान होता है वो इसी तरंगों से होता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है इसका। और यहाँ तक पूरे क्लियर हो गया हो आपके कि वेव्स क्या होती है। इसके आगे भी एक चैप्टर